तो दोस्तों इस सप्ताह और बहुत दिनों बाद हमें एक एनिमेटेड मूवी देखने को मिली है जो कि सिनेमाघरों में हमें देखने को मिली है डिज्नी पिक्सेल की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हॉपर्स नाम की इस एनिमेटेड मूवी के बारे में जो कि सिनेमाघरों में अभी रिलीज़ हो गया है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। सारी कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आगे मैं इसकी और इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ। हॉपर्स 2026 में बनी एक अमेरिकी एनिमेटेड साइंस फिक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसे पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो ने वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए प्रोड्यूस किया है। डैनियल चोंग द्वारा निर्देशित और जेसी एंड्रयूज द्वारा लिखित चोंग और एंड्रयूज की कहानी पर आधारित इस फिल्म में पाइपर कुर्दा, बॉबी मोयनिहान, जॉन हैम, कैथी नाजिमी और डेव फ्रैंको सहित कई कलाकारों ने अपनी आवाज़ दी है। इसकी कहानी मेबल तनाका के इर्द गिर्द घूमती है, जो एक पशु प्रेमी है। उसका दिमाग एक सजीव रोबोटिक बीवर में स्थानांतरित हो जाता है ताकि वो जानवरों से संवाद कर सके और उनके आवास को विनाश से बचा सके, और इस प्रक्रिया में अनजाने में एक विद्रोह को जन्म देती है। स्टूडियो में वापसी के बाद चोंग ने दिसंबर 2020 में पिक्सार में एक नई मौलिक फिल्म पर काम शुरू किया। फिल्म की आधिकारिक घोषणा अगस्त 2024 में हॉपर्स के रूप में की गई थी। साथ ही कुर्दा, मोयनिहान और हैम को भी कलाकारों के रूप में घोषित किया गया था। फिल्म का विकास कार्य 6 साल तक चला। मार्क मदर्सबॉग ने संगीत तैयार किया और SZA ने सेव द डे गीत लिखा और गाया, जो फिल्म के अंत में रिलीज हुआ। हॉपर्स का प्रीमियर 23 फरवरी 2026 को हॉलीवुड लॉस एंजलिस के एल कैपिटन थिएटर में हुआ। इसे 28 फरवरी को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया और 6 मार्च को संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली और इसने दुनिया भर में $88 मिलियन की कमाई की, जो 2026 की 9वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। कथानक: बीवर्टन शहर में मेबल तनाका अपना बचपन अपनी दादी के साथ पास के एक जंगल में बिताती है, जहां कई जंगली जानवर रहते हैं, खासकर बीवरों का एक झुंड। अपनी दादी से प्रेरित होकर मेबल प्रकृति के प्रति गहरी सराहना के साथ बड़ी होती है और अपनी दादी की मृत्यु के बाद भी उस जंगल की देखभाल करती रहती है। जब बीवर्टन के मेयर जेरी जेनराजो उस जंगल की जगह एक राजमार्ग बनाने की योजना की घोषणा करते हैं, तो मेबल इस परियोजना के खिलाफ अभियान चलाती है, लेकिन उसे कोई समर्थन नहीं मिलता। उसके इस सक्रियता के कारण वो अपनी कॉलेज की पढ़ाई को नज़रअंदाज कर देती है, जिससे उसकी जीव विज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर सैमंथा सैम फेयरफैक्स नाखुश हो जाती हैं। बीवरों को वापस घास के मैदान में लाने की कोशिश करते समय मेबल को पता चलता है कि सैम और उसके सहयोगियों ने वन्यजीव अनुसंधान को बेहतर बनाने के लिए गुप्त रूप से एक नई तकनीक विकसित की है। हॉपर्स कार्यक्रम के नाम से जानी जाने वाली ये तकनीक मानव चेतना को एक रोबोटिक जानवर में प्रवेश करने और उस प्रजाति के रूप में जीवन का अनुभव करने की अनुमति देती है। घास के मैदान को बचाने का मौका देखकर मेबल सैम की इच्छा के विरुद्ध एक रोबोटिक बीवर में प्रवेश करती है और प्रयोगशाला से भाग जाती है। जानवरों द्वारा असली बीवर समझी जाने वाली मेबल को राजा जॉर्ज के सामने लाया जाता है, जो एक बीवर सम्राट है और जिसने मैदान से विस्थापित जानवरों को एक विशाल बांध में आश्रय दिया है। मेबल को एक कृत्रिम पेड़ मिलता है जो केवल जानवरों को सुनाई देने वाली ध्वनि तरंगे उत्सर्जित करता है, जिसे जेरी ने चुपके से जानवरों को भगाने के लिए लगाया था। मेबल उस पेड़ को नष्ट कर देती है, जिससे जॉर्ज की प्रजा मैदान में लौटने लगती है। मेबल जॉर्ज के करीब आ जाती है, जो अपने अतीत के बारे में बताता है और अंततः उसे अपना निजी सलाहकार बनने के लिए कहता है। मेबल जॉर्ज के सामने अपनी असली पहचान उजागर करने ही वाली होती है कि तभी जेरी, जिसने और ध्वनि तरंग वाले पेड़ लगा दिए हैं और निर्माण कार्य फिर से शुरू कर दिया है, जानवरों को वापस बांध की ओर भगा देता है। मेबल और जॉर्ज बांध में पशु परिषद के साथ एक बैठक आयोजित करते हैं, जिसमें कीट, उभयचर, मछली, सरीसृप और पक्षी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले सम्राट शामिल होते हैं और जॉर्ज स्तनधारियों का प्रतिनिधित्व करता है। मेबल अनजाने में परिषद को जेरी की हत्या करने के लिए राजी कर लेती है और उन्हें रोकने का प्रयास करती है, लेकिन गलती से कीट रानी को मार देती है, जिससे वो उनका अगला निशाना बन जाती है और वो और जॉर्ज भाग जाते हैं। मेबल द्वारा जॉर्ज के अधिकार को चुनौती देने से जॉर्ज शुरू में नाराज था,
लेकिन जब मेबल ने अपनी बेबसी स्वीकार की तो जॉर्ज जेरी की रक्षा करने में उसकी मदद करने के लिए सहमत हो गया। मेबल ने कुछ अन्य जानवरों से दोस्ती की, जिनकी मदद से जॉर्ज और मेबल ने जेरी को ढूंढ निकाला और उसे जंगल में गाड़ी चलाने के लिए मजबूर किया। लेकिन परिषद, जिसका नेतृत्व अब उसकी मां के उत्तराधिकारी कीट राजा टाइटस कर रहा था, उनका पीछा करने लगी और जेरी को मारने के लिए उसकी कार पर डायने नाम की शार्क गिराने की कोशिश की। वे बाल बाल बच गए, लेकिन सैम ने आकर मेबल को रोबोटिक बीवर से अलग कर दिया, जिससे जॉर्ज हैरान और दुखी हो गया। परिषद सैम की प्रयोगशाला पर छापा मारती है, मेबल और जेरी को बांध देती है और वैज्ञानिकों को टाइटस के लिए जेरी का एक रोबोटिक क्लोन बनाने के लिए मजबूर करती है। टाइटस मेयर का रूप धारण करके शोर मचाने वाले पेड़ों की आवृत्तियों का उपयोग करके मैदान में आयोजित एक राजनीतिक रैली में भाग लेने वाले मनुष्यों के दिमाग को नष्ट करने की योजना बनाता है। ये महसूस करते हुए कि उसके गुस्से ने उसकी समझ को प्रभावित किया था, मेबल जेरी से सुलह कर लेती है, जो उन दोनों को मुक्त करने के लिए रोबोटिक बीवर में सवार हो जाता है। रैली में मेबल टाइटस को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी जानवरों पर कीड़ों के शासन की अपनी दूसरी महत्वाकांक्षा का खुलासा करता है, जिससे परिषद हैरान हो जाती है। जानवर और वैज्ञानिक टाइटस को काबू में करने की कोशिश करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। मेबल रोबोटिक जेरी के हाथों से फोन छीनने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन वो एक ध्वनि वृक्ष पर गिर जाता है। उसे उठाते समय उसका चेहरा अलग हो जाता है, जिससे वो अपनी योजना को अंजाम देने में असमर्थ हो जाता है। वो एक ध्वनि वृक्ष को उखाड़ फेंकता है और रोबोट का शरीर फट जाता है, जिससे भीषण आग लग जाती है, जो मैदान को अपनी चपेट में ले लेती है और शहर की ओर फैल जाती है। टाइटस को उभयचर राजा द्वारा खा लिए जाने के बाद परिषद मेबल, जॉर्ज और मैदान के जानवरों के साथ मिलकर बांध को तोड़ देती है, जिससे बाढ़ आती है और आग बुझ जाती है। मेबल और जेरी के बीच सुलह होने पर फ्रीवे का मार्ग बदल दिया जाता है और उस खुले मैदान को संरक्षित वन्यजीव अभयारण्य के रूप में बहाल कर दिया जाता है। मेबल कॉलेज से स्नातक हो जाती है और हालांकि हॉपर्स कार्यक्रम बंद हो जाता है, उसे सैम की सहायक के रूप में नौकरी मिल जाती है। हालांकि वे अब मौखिक रूप से संवाद नहीं कर सकते, मेबल और जॉर्ज घनिष्ठ मित्र बने रहते हैं और जॉर्ज उससे संवाद करने के लिए टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर और इमोजी का उपयोग करता है। आवाज कलाकार पाइपर कुर्दा, मेबल तनाका के रूप में एक पशु प्रेमी जापानी अमेरिकी छात्रा, जिसका दिमाग एक रोबोटिक बीवर में स्थानांतरित हो जाता है। युवा मेबल के रूप में लीला लियू, बॉबी मोइनिहान किंग जॉर्ज के रूप में एक बीवर सम्राट, जॉन हैम जेरी जेनेराजो के रूप में एक लालची मेयर, कैथी नाजिमी डॉक्टर सैमंथा सैम फेयरफैक्स के रूप में मेबल की जीव विज्ञान प्रोफेसर जिन्होंने हॉपिंग तकनीक बनाई, डेव फ्रैंको टाइटस के रूप में कीट राजा, एक तितली और कीट रानी का बेटा ईमान अब्दुल रज्जाक यंग टाइटस, कीट राजकुमार के रूप में एक कैटरपिलर, एडुआर्डो फ्रैंको लॉफ के रूप में एक धीमा लेकिन दृढ़ बीवर, अपर्णा नंचेरला निशा के रूप में डॉक्टर सैम की चतुर सहकर्मी, टॉम लॉ टॉम लिजार्ड के रूप में एक छिपकली जो नाटक से बचना पसंद करती है, सैम रिचर्डसन कॉनर के रूप में डॉक्टर सैम के अधीन काम करने वाला एक स्नातक छात्र, मेलिसा विलासेनर एलेन के रूप में एक बड़ा खतरनाक, ज्यादातर चिड़चिड़ा भूरा भालू जो हमेशा अपने अगले भोजन की तलाश में रहता है, इसाया विटलॉक जूनियर बर्ड किंग के रूप में एक हंस सम्राट, स्टीव पर्सेल उभयचर राजा के रूप में एक मेंढक सम्राट, ईगोन वोडिम मछली रानी के रूप में एक मछली सम्राट, निकोल सकुरा सरीसृप रानियों के रूप में सांप बहन सम्राटों की एक तिकड़ी, मेरिल स्ट्रिप कीट रानी के रूप में एक तितली सम्राट और टाइटस की मां जो सर्वदृष्टि और सर्वशक्तिमान पशु परिषद का सबसे सम्मानित और भयभीत सदस्य है। कैरन हुई दादी तनाका के रूप में, मेबल की दादी वेनेसा बायर डायने के रूप में, एक शार्क हत्यारा फिल्म के जर्मन डब में हेडी क्लम ने डायने को आवाज दी है। डेमेट्री मार्टिन पक्षियों के झुंड के रूप में, जो स्पैनो एक बुजुर्ग बीवर्टन निवासी के रूप में, एरिक एडल्स्टीन एक अतिरिक्त आवास के रूप में, लॉरी एलन मेबल की मां के रूप में यूनाइटेड किंगडम रिलीज में, एलन कार और अमांडा होल्डन ने क्रमशः एलन गिलहरी और अमांडा मकड़ी को आवाज दी है।
उत्पादन विकास। दिसंबर 2020 में डैनियल चोंग ने ट्विटर पर खुलासा किया कि कार्टून नेटवर्क टेलीविजन श्रृंखला वी बेयर बेयर्स 2015-2019 के पूरा होने और वी बेयर बेयर्स द मूवी 2020 की रिलीज के बाद वो पिक्सार में वापस आ गए हैं और एक मूल फीचर फिल्म विकसित कर रहे हैं। अगस्त 2024 में D23 फैन इवेंट में पिक्सार के मुख्य रचनात्मक अधिकारी पीट डॉक्टर ने घोषणा की कि फिल्म का शीर्षक हॉपर्स होगा। इसके तुरंत बाद जेसी एंड्रयूज, लूका के लेखक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर खुलासा किया कि वो 3 साल से इस फिल्म पर काम कर रहे हैं। D23 इवेंट में फिल्म की घोषणा के हिस्से के रूप में पाइपर कुर्दा, बॉबी मोयनिहान और जॉन हैम को वॉइस कास्ट का हिस्सा होने का खुलासा किया गया। हॉपर्स का विकास 6 साल तक चला। D23 के साथ एक साक्षात्कार में चोंग ने कहा कि फिल्म के लिए उनकी प्रेरणाओं में से एक प्रकृति वृत्त चित्र थे, जिनमें रोबोट जानवरों को पशु जगत में रखा जाता है। ऐसा लगा कि ये कॉमेडी के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ये विचार कि मनुष्य पशु जगत में घुलने मिलने के लिए कितनी मेहनत करते हैं और इसके कारण जो अजीबोगरीब चीजें होती हैं। उन्होंने आगे कहा, स्पष्ट रूप से अवतार का प्रभाव है, लेकिन फिल्म में मिशन इम्पॉसिबल जासूसी थ्रिलर जैसी गुणवत्ता भी है, क्योंकि मेबल एक तरह से पशु जगत में घुसपैठ कर रही है। चोंग ने शुरू में फिल्म का प्रस्ताव पेंगुइन को मुख्य पात्र बनाकर रखा था। हालांकि डॉक्टर ने इसे अस्वीकार कर दिया, ये तर्क देते हुए कि पेंगुइन कई अन्य एनिमेटेड फिल्मों में मुख्य पात्र रहे हैं। इसलिए चोंग ने पर्यावरण पर उनके प्रभाव पर शोध करने के बाद मुख्य पात्रों को बीवर में बदल दिया। ये जानवर पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर हो सकते हैं और बाकी सभी को जीवित रहने में मदद कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इससे मुझे ये एहसास हुआ, अरे यार, बीवर तो कमाल के हैं। लिखना। दिसंबर 2024 में द हॉलीवुड रिपोर्टर ने बताया कि पिक्सार के एक पूर्व कलाकार के अनुसार फिल्म निर्माताओं को फिल्म के पर्यावरणवाद के नियोजित संदेश को कम महत्व देने के लिए कहा गया था। हालांकि जुलाई 2025 में स्क्रीन रेंट के साथ एक साक्षात्कार में चोंग ने फिल्म के विषयों पर सेंसरशिप की बात से इनकार करते हुए कहा, अगर कुछ था तो मुझे बहुत तालमेल महसूस हुआ। प्रक्रिया के बारे में सच्चाई ये है कि यहाँ हर फिल्म कई बार पुनरावृत्ति से गुजरती है और बहुत बदलती है, और मैं समझ सकता हूँ कि स्टूडियो के कुछ अन्य लोगों की नज़र में उन्हें लग सकता है कि चीज़ों को सेंसर किया जा रहा है, लेकिन वास्तव में बस पुनरावृत्ति और अन्य चीज़ों के अपने स्वाभाविक क्रम से गुजर रही है, कम से कम हमारी फिल्म के लिए। अगस्त 2050 में ये घोषणा की गई कि मार्क मदर्सबॉग फिल्म का संगीत तैयार करेंगे, जो टॉय स्टोरी टून्स शॉर्ट फिल्म हवाईयन वेकेशन और स्टूडियो के लिए कई कार्स टून्स शॉर्ट फिल्मों के लिए संगीत तैयार करने के बाद पिक्सार फीचर फिल्म के लिए उनकी पहली रचना होगी। इसके अलावा फिल्म में SZA द्वारा लिखित और गाया गया एक मूल एंड क्रेडिट्स गीत सेव द डे भी शामिल है, जो 20 फरवरी 2026 को रिलीज हुआ था। मुक्त करना हॉपर्स का प्रीमियर 23 फरवरी 2026 को हॉलीवुड लॉस एंजलिस के एल कैपिटन थिएटर में हुआ और 28 फरवरी 2026 को न्यूयॉर्क इंटरनेशनल चिल्ड्रंस फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया, जिसके बाद 6 मार्च 2026 को वॉल्ट डिज्नी स्टूडियो मोशन पिक्चर्स द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में एक थिएट्रिकल रिलीज हुई। विपणन। फिल्म की पहली झलक जून 2025 में 2025 NEC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में सार्वजनिक रूप से दिखाई गई थी। उसी महीने बाद में पिक्सार की फिल्म एलियो के एंड क्रेडिट्स के बाद सिनेमाघरों में एक छोटा टीजर दिखाया गया, जिसमें एक छिपकली बार बार फोन में छिपकली इमोजी टाइप करती हुई दिखाई दे रही थी। अगस्त 2025 में पिक्सार ने खुलासा किया कि छिपकली का नाम टॉम है और वो फिल्म में दिखाई देगा। योगर्ट लैंड ने मेबल के नटी एडवेंचर नामक एक सीमित संस्करण शुगर फ्री फ्रोजन योगर्ट फ्लेवर के साथ फिल्म का प्रचार किया। फिल्म की रिलीज के महीने में फ्री टू प्ले कार्ट रेसिंग गेम डिज्नी स्पीड स्टॉर्म ने मेबल को एक रेसर के रूप में पेश किया। उसे सीजन 18 पिस्टन कप के मध्य सीजन के दौरान 6 मार्च को गेम में जोड़ा गया था। इसी तरह फोर्टनाइट के लिए एक कॉस्मेटिक्स बंडल जिसमें टॉम लिजार्ड आउटफिट शामिल था, एक दिन पहले जारी किया गया था। ओरेगन के बीवर्टन शहर ने फिल्म की रिलीज के सम्मान में 5 मार्च को हॉपर्स डे घोषित किया। पाइपर कुर्दा और बॉबी मोयनिहान ने 5 मार्च 2026 को
फिल्म के विश्व दौरे के हिस्से के रूप में शहर का दौरा किया। घोषणा समारोह के दौरान मेयर लेसी बीटी ने दोनों कलाकारों को शहर की एक हस्तनिर्मित लकड़ी की चाबी भेंट की। इसके बदले में अभिनेताओं ने पिक्सार द्वारा बनाई गई कलाकृति का एक विशेष नमूना शहर को भेंट किया। इसके अलावा बीटी ने कलाकारों और स्थानीय स्कूल जिले के छात्रों के बीच एक प्रश्नोत्तर सत्र का संचालन किया। स्वागत बॉक्स ऑफिस 8 मार्च 2026 तक हॉपर्स ने संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में $46 मिलियन और अन्य क्षेत्रों में $42 मिलियन की कमाई की, जिससे दुनिया भर में कुल कमाई $88 मिलियन हो गई। अमेरिका और कनाडा में हॉपर्स को द ब्राइड के साथ रिलीज किया गया था और अनुमान लगाया गया था कि ये अपने शुरुआती सप्ताहांत में 4000 सिनेमाघरों से $40 मिलियन की कमाई करेगी। फिल्म से पिक्सार की मूल फिल्मों की कम शुरुआती कमाई के सिलसिले को तोड़ने और एलिमेंटल 2023 जो एक स्लीपर हिट बन गई और एलियो 2025 जो बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही की औसत शुरुआत को पीछे छोड़ने की उम्मीद थी। फिल्म ने अपने पहले दिन $13.2 मिलियन की कमाई की, जिसमें गुरुवार के पूर्वावलोकन से $3.2 मिलियन शामिल थे, जिसे उम्मीदों से अधिक माना गया। फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में $46 मिलियन और विदेशों में $42 मिलियन की कमाई के साथ दुनिया भर में कुल $88 मिलियन की कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर पहला स्थान हासिल किया। ऐसा करने से हॉपर्स कोको 2017 के बाद से पिक्सार की मूल फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई और महामारी के बाद के युग में मूल एनिमेटेड फिल्म के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। औसत से बेहतर प्रदर्शन का श्रेय सकारात्मक प्रचार और पारिवारिक फिल्मों के लिए धीमे बाजार के दौरान फिल्म की रिलीज को दिया गया। महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया हॉपर्स को सकारात्मक समीक्षाएं मिली। आलोचकों ने इसके एनिमेशन, कहानी और हास्य की प्रशंसा की। समीक्षा संकलन वेबसाइट रॉटन टोमेटोज पर 152 आलोचकों की समीक्षाओं में से 94% सकारात्मक हैं। वेबसाइट का निष्कर्ष है, प्यार पाने के लिए उत्सुक और अपने आकर्षण से भरपूर हॉपर्स एक जीवंत और मजेदार फिल्म है जो शायद पिक्सार की अब तक की सबसे मजेदार फिल्म है। मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 41 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 73 अंक दिए, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। सिनेमा स्कोर द्वारा किए गए सर्वेक्षण में दर्शकों ने फिल्म को A+ से F के पैमाने पर औसतन A ग्रेड दिया। कई आलोचकों ने फिल्म को पिक्सार की वापसी बताया। RogerEbert.com की नेल मिनो ने फिल्म को 4 में से 4 सितारे देते हुए कहा कि ये फिल्म पिक्सार की सर्वश्रेष्ठ कृति है। इसमें आकर्षण और जादू का स्पर्श है, लेकिन ये ज़मीनी हकीकत से भरपूर है। इंडी वायर के विल्सन चैपमैन ने इसे B+ रेटिंग देते हुए कहा कि मेबल और जॉर्ज की प्यारी दोस्ती को फाइंडिंग नीमो में मार्लिन और डोरा की दोस्ती जितनी गहरी बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं है। फिर भी जो कुछ भी हमें मिलता है वो काफ़ी हद तक आनंददायक है। द रैप के विलियम बिबियानी ने महसूस किया कि हॉपर्स सिर्फ जेम्स कैमरून की अवतार फिल्म नहीं है। अगर उसमें भावनाएं होती तो ये जेम्स कैमरून की अवतार फिल्म का अच्छा संस्करण भी है। पाइपर जॉय कुर्दा, जन्म 16 अगस्त 1997, एक अमेरिकी अभिनेत्री और गायिका हैं। उन्हें डिज्नी चैनल पर कॉमेडी सीरीज A&T फार्म 2013-2014 में कैनेडी, सिटकॉम आई डिडंट डू इट 2014-2015 में जैस्मीन कॉन्ग और कॉमेडी टेलीविजन फिल्म टीन बीच तो 2015 में एलिसा की भूमिका निभाकर प्रसिद्धि मिली। इसके बाद उन्होंने मिनी सीरीज यूथ एंड कॉन्सिक्वेंसेस 2018 से मुख्यधारा के अभिनय में कदम रखा, जिसमें उन्होंने ग्रेस हो की भूमिका निभाई। कुर्दा ने हॉरर फिल्म द रैचेड 2020 में मैलोरी की मुख्य भूमिका निभाई। हाल ही में उन्होंने पिक्सार की फिल्म हॉपर्स 2026 में मेबल तनाका की मुख्य आवाज भी दी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। पाइपर जॉय कुर्दा का जन्म 16 अगस्त 1997 को अमेरिकी सेना के ब्रिगेडियर जनरल स्टीफन के कुर्दा और डॉक्टर लेस्ली कुर्दा के घर फ्लोरिडा के टल्लाहस्सी में हुआ था, लेकिन उनका पालन पोषण शिकागो में हुआ। उनके पिता संयुक्त राज्य सेना रिजर्व में 1 स्टार जनरल के पद तक पहुंचने वाले पहले कोरियाई अमेरिकी हैं। उनकी मां स्कॉटिश मूल की हैं। उनके 4 भाई बहन हैं। रीले, जिनके साथ वो संगीत नाटक द किंग एंड आई में दिखाई दी। मेजर, जो रिवरडेल, एटिपिकल और द थंडरमैन्स में दिखाई दिए हैं।
ग्लोरी, जो फाइनल फैंटेसी 7 रीमेक, द लाउड हाउस और लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट में दिखाई दी हैं, और साइलर, जो हाई स्कूल म्यूजिकल द सीरीज के तीसरे और चौथे सीजन में मैडॉक्स गैजेट के रूप में अभिनय करती हैं। उन्होंने 2019 में व्हीटन कॉलेज से इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री प्राप्त की। आजीविका 12 वर्ष की आयु में कुर्दा ने द 109 डेल्मेटियंस म्यूजिकल के ब्रॉडवे राष्ट्रीय दौरे में रोली पोली की भूमिका निभाई। 2011 में उन्होंने Disney.com श्रृंखला रूल द मिक्स में केसी के रूप में अभिनय किया। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर स्पेशल विक्टिम्स यूनिट, बॉडी ऑफ प्रूफ और मालिबू कंट्री सहित कई टीवी श्रृंखलाओं में अतिथि भूमिकाएं भी निभाईं, और एएनटी फार्म के तीसरे सीजन के दौरान उनकी एक आवर्ती भूमिका थी। जून 2013 में उन्हें डिज्नी चैनल सिटकॉम आई डिडंट डू इट में जैस्मीन के रूप में मुख्य भूमिका मिली, जो जनवरी 2014 से अक्टूबर 2015 तक प्रसारित हुई। 2015 में वो टीन बीच 2 में एलिसा के रूप में दिखाई दी, जो 2013 की टीन बीच मूवी का सीक्वल है। 2018 में उन्होंने अन्ना अकाना की यूट्यूब रेड सीरीज यूथ एंड कॉन्सिक्वेंसेज में ग्रेस हो के रूप में अभिनय किया। 2020 में उन्होंने हॉरर फिल्म द रैचेड में अभिनय किया। वो 2023 के नेटफ्लिक्स ड्रामा में दिसंबर में दिखाई दी। उन्होंने 2026 की पिक्सर एनिमेटेड फिल्म हॉपर्स की कास्ट में भी शामिल हुईं, जिसमें उन्होंने मुख्य किरदार मेबल को आवाज दी। संगीत, उन्होंने अपना पहला सिंगल लूजिंग यू 15 जनवरी 2014 को रिलीज किया और संगीत वीडियो 27 जनवरी 2014 को रिलीज किया। निजी जीवन कुर्दा अलैंगिक स्पेक्ट्रम पर है। फिल्मोग्राफी पतली परत वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स 2008 छुट्टियों जैसा कुछ नहीं, पड़ोस का बच्चा अमान्य। डैनियल चोंग एक अमेरिकी एनिमेटर, स्टोरीबोर्ड कलाकार, लेखक, निर्देशक और निर्माता हैं। उन्हें कार्टून नेटवर्क की टेलीविजन श्रृंखला वी बेयर बेयर्स 2015-2019 के निर्माता और वी बेयर बेयर्स द मूवी 2020 के निर्देशक, लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में जाना जाता है। उन्होंने पिक्सार की वरिष्ठ रचनात्मक टीम के सदस्य के रूप में काम किया है और हॉपर्स 2026 का लेखन और निर्देशन किया है। आजीविका चोंग ने कार्टून नेटवर्क स्टूडियो में एक इंटर्न के रूप में अपना करियर शुरू किया और वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियो, इल्यूमिनेशन एंटरटेनमेंट और पिक्सर एनिमेशन स्टूडियो सहित कई एनिमेशन स्टूडियो के लिए स्टोरीबोर्ड कलाकार के रूप में काम किया। उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों बोल्ट 2008, कार्स 2 2011, डॉक्टर सीज द लॉरेक्स 2012, फ्री बर्ड्स 2013 और इनसाइड आउट 2015 पर स्टोरीबोर्ड कलाकार के रूप में काम किया। कीपिंग अप विद द जोन्स 2016, बेरूत 2018 और कन्फेस फ्लेच 2022 जैसी फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। साथ ही द टाउन 2010, सकर पंच 2011, ब्राइड्समेड्स 2011, बेबी ड्राइवर 2017, टैग 2018, बैड टाइम्स एट द एल रॉयल 2018, द रिपोर्ट 2019, लूसी इन द स्काई 2019, रिचर्ड जुएल 2019, नो सडन मूव 2021 और टॉप गन मैवरिक 2022 में सहायक भूमिकाएं भी निभाईं। उन्होंने श्रेक फॉरएवर आफ्टर 2010, मिनियंस 2015 और ट्रांसफॉर्मर्स 1 2024 में आवाज दी। हैम ने टेलीविजन पर अपने करियर का विस्तार किया और स्काई आर्ट्स की अ यंग डॉक्टर्स नोटबुक 2012-2013, एफएक्स की फार्गो 2023-24, पैरामाउंट प्लस की लैंडमैन 2024-25 और एप्पल टीवी प्लस की योर फ्रेंड्स एंड नेबर्स 2025 जैसी प्रतिष्ठित ड्रामा सीरीज में मुख्य भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने डिस्टोपियन एंथोलॉजी ब्लैक मिरर व्हाइट क्रिसमस 2014, सुपर हीरो सीरीज लीजन 2018, फैंटेसी सीरीज गुड ओमेंस 2019 और ड्रामा सीरीज द मॉर्निंग शो 2023 में सहायक भूमिकाएं भी निभाईं। अपने हास्य भूमिकाओं के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने एनबीसी शो 30 रॉक और पार्क्स एंड रिक्रिएशन, नेटफ्लिक्स सीरीज अनब्रेकेबल किम्मी श्मिट, एचबीओ सीरीज कर्ब योर एंथुजियाज्म में अतिथि भूमिका निभाई है और टोस्ट ऑफ लंदन में स्वयं के रूप में दिखाई दिए हैं।
प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मेरे पिताजी 2 बार विधवा हुए थे। मेरी माँ के निधन के समय उनका तलाक हो चुका था, लेकिन फिर भी इसमें एक गहरा दुख छिपा है। मुझे बड़े होने पर कभी उनसे इस बारे में बैठकर बात करने का मौका नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। मुझे मेरे दोस्तों के परिवारों ने लगभग गोद ले लिया था, और आज भी मुझे उन महिलाओं से ईमेल या कार्ड मिलते हैं जो मेरे लिए माँ समान थीं। हम परिवार होने का मतलब समझते हैं। ज्यादातर ये एक दूसरे के साथ समय बिताने और हालचाल पूछने के लिए जागरूक रहने के बारे में होता है। आप कैसी हैं? मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मेरे जीवन में ये लोग हैं। जॉन हैम। एलए पत्रिका को दिए गए साक्षात्कार में 14 मार्च 2012। जॉनथन डैनियल हैम का जन्म 10 मार्च 1971 को सेंट लुइस, मिसौरी में हुआ था। वे सचिव डेबोरा नी गार्नर हैम और पारिवारिक ट्रकिंग कंपनी के प्रबंधक डैनियल हैम के पुत्र थे। हैम जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच और आयरिश मूल के हैं। उनका उपनाम जर्मन अप्रवासियों से आया है। उनका पालन पोषण कैथोलिक धर्म में हुआ। जब वे 2 साल के थे तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और वे अपनी मां के साथ सेंट लुइस के उपनगर क्रेव कोयूर में रहने लगे। उनकी मां की मृत्यु 10 वर्ष की आयु में कोलन कैंसर से हो गई। इसके बाद वे अपने पिता और दादी के साथ पास के नॉर्मंडी में रहने लगे। जब तक उनके पिता की मृत्यु उनकी मां की मृत्यु के 10 साल बाद नहीं हो गई, जॉन 20 वर्ष के थे। 16 वर्ष की आयु में उन्हें गॉडस्पेल नाटक में जूडास की भूमिका मिली और उन्होंने इस अनुभव का आनंद लिया। हालांकि उन्होंने अभिनय को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने लाड्यू के एक निजी स्कूल, जॉन बरोज स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे फुटबॉल, बेसबॉल और तैराकी टीमों के सदस्य थे। इस दौरान उनका सारा क्लार्क से प्रेम संबंध था, जो बाद में अभिनेत्री बनी। 1989 में स्नातक होने के बाद हैम ने टेक्सास विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। उस विश्वविद्यालय में सिग्मा नू बिरादरी के सदस्य के रूप में हैम को नवंबर 1990 में बिरादरी की रैगिंग के हिस्से के रूप में साथी छात्र मार्क एलन सैंडर्स पर हिंसक हमला करने और उसे गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में 7 अन्य छात्रों के साथ गिरफ्तार किया गया था। हैम ने अपराध स्वीकार किया, जिसमें एक छात्र की बुरी तरह पिटाई करना और एक छात्र की पैंट में आग लगाना शामिल था। एक स्थगित निर्णय याचिका समझौते के हिस्से के रूप में और परिवीक्षा पूरी होने के बाद आरोप खारिज कर दिए गए। बाद में उन्होंने मिसौरी विश्वविद्यालय में स्थानांतरण कर लिया। उन्होंने एक थिएटर कंपनी के विज्ञापन का जवाब दिया जो ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के एक प्रोडक्शन के लिए कलाकारों की तलाश कर रही थी, और उन्हें प्रोडक्शन में कास्ट किया गया। इसके बाद अन्य भूमिकाएं मिलीं, जैसे कि असैसिन्स में लियोन चोलगोज। आजीविका। 1993 में अंग्रेजी में बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद हैम 8वीं कक्षा के छात्रों को अभिनय सिखाने के लिए अपने हाई स्कूल लौट आए। उनकी एक छात्रा एली कैंपर थी, जो एक अभिनेत्री बनी। वर्षों बाद हैम कैंपर की नेटफ्लिक्स श्रृंखला अनब्रेकेबल किमी श्मिट में दिखाई दिए। 1995-2006 प्रारंभिक भूमिकाएं। हैम, जो एक सामान्य करियर नहीं बनाना चाहते थे, 1995 में स्थायी रूप से लॉस एंजलिस चले गए। वे 4 अन्य महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के साथ एक घर में रहने लगे और ऑडिशन देते हुए वेटर के रूप में काम करने लगे। उन्होंने थिएटर में अभिनय किया, जिसमें सेक्रेड फूल्स थिएटर कंपनी के साथ शेक्सपियर के टिमोन ऑफ एथेंस के एक प्रोडक्शन में फ्लेवियस की भूमिका भी शामिल है। अपनी उम्र से अधिक उम्र के दिखने के कारण विलियम मॉरिस एजेंसी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने के बावजूद उन्हें एक अभिनेता के रूप में काम मिलना मुश्किल हो गया। 1998 में 3 साल तक कोई अभिनय कार्य न मिलने के बाद विलियम मॉरिस ने उन्हें अपने क्लाइंट के रूप में छोड़ दिया। उन्होंने वेटर के रूप में काम करना जारी रखा और संक्षेप में एक सॉफ्टकोर पोर्नोग्राफी फिल्म के लिए सेट डेकोरेटर के रूप में काम किया। उन्होंने तय किया कि हॉलीवुड में सफल होने के लिए उनका 30वां जन्मदिन उनकी समय सीमा होगी, और उन्होंने कहा है, या तो आप इसे स्वीकार कर लें और कोई दूसरा एजेंट ढूंढ लें, या फिर घर जाकर कहें कि आपने कोशिश तो की, लेकिन बात यहीं खत्म हो गई। मैं यहाँ उन अभिनेताओं में से एक नहीं बनना चाहता था जो 45 साल के हों, अपनी वास्तविकता को लेकर अनिश्चित हों और जिन्हें ज्यादा काम न मिल रहा हो। इसलिए मैंने खुद को 5 साल का समय दिया। मैंने कहा, अगर मैं 30 साल की उम्र तक सफल नहीं हो पाया तो मैं गलत जगह पर हूं। और जैसे ही मैंने ये कहा,
ऐसा लगा जैसे मुझे तुरंत काम मिल गया। 2000 में हैम को एनबीसी की ड्रामा सीरीज प्रोविडेंस में रोमांटिक फायर फाइटर बर्ट रिडले की भूमिका मिली। उनका एक एपिसोड का अनुबंध बढ़कर 19 हो गया और इससे उन्हें वेटर का काम छोड़ने की अनुमति मिली। उन्होंने क्लिंट ईस्टवुड की साहसिक फिल्म स्पेस काउबॉयज 2000 में एक लाइन के साथ फीचर फिल्म में पदार्पण किया। इसके बाद स्वतंत्र कॉमेडी फिल्म किसिंग जेसिका स्टीन 2001 और युद्ध फिल्म वी वेयर सोल्जर्स 2002 में अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं, जिनकी शूटिंग के दौरान वे 30 वर्ष के हो गए। 2002 से 2004 तक लाइफटाइम की टेलीविजन श्रृंखला द डिवीजन में पुलिस इंस्पेक्टर नेट बासो की उनकी आवर्ती भूमिका ने उनके करियर को बल दिया। इसके बाद टेलीविजन श्रृंखला व्हाट अबाउट ब्रायन, सीएसआई मायामी, रिलेटेड, नंबर्स, द यूनिट और द सारा सिल्वरमैन प्रोग्राम में अन्य छोटी भूमिकाएं निभाईं। हैम के मैडमेन के सह कलाकार एरिक लेडिन ने एक साक्षात्कार में कहा कि वे हैम की प्रशंसा करते हैं क्योंकि वे एक अभिनेता के रूप में सफल होने तक दृढ़ रहे। 2007-2015 मैडमेन के साथ मिली सफलता। हैम को 2007 में तब सफलता मिली जब उन्हें एएमसी की ड्रामा सीरीज मैड मेन के मुख्य किरदार डॉन ड्रेपर की भूमिका निभाने के लिए 80 से अधिक उम्मीदवारों में से चुना गया। 1960 के दशक की एक काल्पनिक मेडिसन एवेन्यू विज्ञापन एजेंसी में सेट इस सीरीज में उन्होंने एक शालीन, विवाहित, अय्याश कार्यकारी की भूमिका निभाई जिसका अतीत रहस्यमय था। उन्होंने याद करते हुए कहा, मैंने मैडमेन की स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे ये बहुत पसंद आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे मुझे कास्ट करेंगे। मेरा मतलब है, मुझे लगा था कि वे मेरे जैसे दिखने वाले लेकिन फिल्मी सितारों में से किसी एक को चुनेंगे। उनका मानना है कि अगर किसी अन्य नेटवर्क ने शो का निर्माण किया होता तो शायद सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले अभिनेता को चुना जाता। उन्होंने कई ऑडिशन दिए। हर बार उन्होंने कास्टिंग निर्देशकों को समझाया कि अगर उन्हें ये भूमिका दी जाती है तो वे किरदार में क्या योगदान दे सकते हैं। एलन टेलर और मैडमेन के निर्माता मैथ्यू वेनर ने शुरू में सोचा था कि वो इस भूमिका के लिए बहुत सुंदर हैं, लेकिन अंततः उन्होंने फैसला किया इस भूमिका के लिए एक आदर्श पुरुष को चुनना बिल्कुल सही था। वेनर ने यह भी महसूस किया कि हैम ने अपने माता पिता को कम उम्र में ही खो दिया था, ठीक उसी तरह जैसे ड्रेपर की पृष्ठभूमि में था। हैम कहते हैं कि उन्होंने ड्रेपर को चित्रित करने के लिए अपने पिता की यादों का इस्तेमाल किया, जो एक सुसज्ज, प्रभावशाली व्यवसायी और समाज का व्यक्ति था, जो अपने भीतर गहरी उथल-पुथल को छुपा रहा था और अपने नियंत्रण से परे दुनिया में बदलावों का अनुभव कर रहा था। हैम बेन एफ्लेक के साथ फिल्म द टाउन 2010 की शूटिंग करते हुए। मैडमेन debuted on July 19, 2007 with almost 1.4 million viewers. It developed a loyal audience, with Ham receiving strong reviews. Robert Bianco of USA Today described Ham's portrayal of Draper as a star-making performance, and the Boston Globe's Matthew Gilbert called Ham a brilliant lead. In 2008, Ham won the Golden Globe Award for Best Actor in a Television Series Drama and was nominated for the Screen Actors Guild Award for Outstanding Performance by a Male Actor and the Primetime Emmy Award for Outstanding Lead Actor in a Drama Series. In 2009, he was again nominated for the Golden Globe Award and Screen Actors Guild Award in the same category, and received another Primetime Emmy Award nomination for Outstanding Lead Actor in a Drama Series. In 2010, he received his third Golden Globe Award nomination. Mad Men concluded its 7-season run on May 17, 2015. Ham received his first Primetime Emmy Award for Outstanding Lead Actor in a Drama Series on September 20, 2015, after receiving 12 nominations for acting in and producing the series. Ham in 2019 promoting Good Omens. Ham's next film role was in the 2008 science fiction movie The Day the Earth Stood Still, a remake of the classic 1951 film of the same name. It received mixed reviews but was financially successful, earning $230 million worldwide. Ham hosted Saturday Night Live Season 34, Episode 6 on October 25, 2008, and played various roles including Don Draper in 2 sketches.
He returned as host again on January 30 and October 30, 2010. Ham hosted SNL for a fourth time on April 12, 2025. In the 15 years between his last two hosting appearances, Ham was featured in 14 episodes as a cameo. In 2009, he guest starred in 3 episodes of the NBC television sitcom 30 Rock as Drew Baird, a doctor who is a neighbor and love interest of Liz Lemon, Tina Fey, earning 3 nominations for the Primetime Emmy Award for Outstanding Guest Actor in a Comedy Series. Ham's first leading film role came with the independent mystery thriller Stolen in 2009, in which he played a police officer whose son has been missing for 8 years. In 2010, he had a minor voice role in the animated feature Shrek Forever After as an ogre leader named Brogan. The film received mixed reviews but was a commercial success. He played as an FBI agent in the crime drama The Town with Ben Affleck. After receiving about 40 scripts that were all set in the 60s or had me playing advertising guys, Ham was pleased that The Town offered him a role that was the opposite to Don Draper. It received generally favorable reviews and earned $144 million worldwide. His next acting role was as defense attorney Jake Ehrlich in the independent film Howl, based on Allen Ginsberg's eponymous 1956 poem. On December 12, 2010, he made a guest appearance as an FBI supervisor on Fox's animated series The Simpsons. He was featured in Zack Snyder's action fantasy film Sucker Punch 2011 as the character High Roller and the Doctor. He also had a supporting role in the comedy Bridesmaids as Kristen Wiig's rude and arrogant sex buddy. He was next seen in the independent feature Friends with Kids 2011, which he produced with his then partner Jennifer Westfeldt. The story concerns a group of friends whose lives are changed as the couples in the group begin to have children. Ham and Westfeldt acted alongside Adam Scott, Kristen Wiig, Maya Rudolph, and Megan Fox. He had a recurring role in the sitcom The Increasingly Poor Decisions of Todd Margaret in 2012 as the servant of sociopathic billionaire Dave Mountford, Blake Harrison. He hosted the 21st ESPYs Awards on July 17, 2013. He played sports agent J.B. Bernstein in Disney's sports drama $1 Million Arm 2014. He appeared with Daniel Radcliffe in A Young Doctor's Notebook, playing an older version of Radcliffe's character from December 2012 to December 2013. In December 2014, he guest starred in a special Christmas episode of the British science fiction anthology series Black Mirror titled White Christmas. He had a number of roles in 2015, including the comedy show Unbreakable Kimmy Schmidt and Wet Hot American Summer, First Day of Camp. He also guest starred in an episode of the British comedy series Toast of London, playing himself opposite Matt Berry in Series 3, Episode 3, Ham on Toast. He was featured in the animated comedy Minions as the voice of Herb Overkill. Despite mixed reviews, the film was a major success, grossing over $1 billion worldwide. 2016-present career expansion. Ham with Dakota Johnson and Jeff Bridges promoting Bad Times at the El Royale in 2018. Ham featured in the Greg Mottola comedy Keeping Up with the Joneses alongside Zach Galifianakis and Gal Gadot. The film was filmed during the spring of 2015 and was released in October 2016 after being delayed 7 months. In 2017, he appeared in the science fiction film Marjorie Prime, which premiered at the 2017 Sundance Film Festival and subsequently appeared in Edgar Wright's comedy crime film Baby Driver and the drama Aardvark, which premiered at the 2017 South by Southwest Festival and the 2017 Tribeca Film Festival, respectively. In 2018, Ham appeared in the drama Nostalgia and the political thriller Beirut. Ham appeared in the BBC and Amazon's 2019 television adaptation of Terry Pratchett and Neil Gaiman's Good Omens
as the Archangel Gabriel. From 2020 to 2021, he played himself in a recurring role in the HBO comedy series Curb Your Enthusiasm, appearing opposite Larry David. During this time, he voiced roles in Bless the Hearts, Invincible, and Marvel's MODOK. In 2022, Ham appeared in Top Gun Maverick, the sequel to 1986's Top Gun. The same year, Ham reunited with Greg Mottola on their second collaboration and his Mad Men co-star John Slattery for Confess, Fletch. It is the first installment in the Fletch series to not star Chevy Chase in the titular role. Ham plays Fletch in the film and received positive reviews for his performance and comedic timing. It was released theatrically on September 16, 2022 and premiered on Showtime on October 28, 2022. The following year, he joined the Apple TV Plus drama series The Morning Show, appearing alongside Jennifer Aniston and Reese Witherspoon. In 2023, Ham played Sheriff Roy Tillman, one of the lead roles in the fifth season of the FX black comedy crime drama anthology series Fargo, reuniting him with series creator showrunner Noah Hawley, whom he'd previously worked with on Legion 2018 and Lucy in the Sky 2019. Ham appeared in the second series, released in 2023, of Amazon's television adaptation of Terry Pratchett and Neil Gaiman's Good Omens, reprising his role as the Archangel Gabriel. In 2024, Ham collaborated with Tina Fey, acting in the movie musical adaptation of Mean Girls, playing Coach Carr. He voices Marvin Flute in the animated Fox sitcom Grimmsburg, which he also executive produces. He also plays Monty Miller, CEO of MTEX Oil, in the Paramount Plus series Landman. In 2025, he began starring in the Apple TV Plus series Your Friends and Neighbors, his first lead role on television since Mad Men. The series has been renewed for a second season. Public image. अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सेक्स सिंबल माने जाने वाले हैम को 2007 में सैलून के सबसे सेक्सी जीवित पुरुषों में से एक और 2008 में पीपल के सबसे सेक्सी जीवित पुरुषों में से एक नामित किया गया था। एंटरटेनमेंट वीकली ने उन्हें 2008 और 2010 दोनों में वर्ष के सर्वश्रेष्ठ मनोरंजनकर्ताओं में से एक नामित किया। हैम ने सितंबर 2010 में GQ का इंटरनेशनल मैन पुरस्कार भी जीता। अभिनय संबंधी उपलब्धियां और पुरस्कार। मुख्य लेख। जॉन हैम की फिल्मोग्राफी और जॉन हैम द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। हैम ने एमी पुरस्कार, 2 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार जीते हैं। विज्ञापन और विज्ञापन। 2010 में मर्सिडीज बेंज ने हैम अभिनेता रिचर्ड थॉमस की जगह को अपने विज्ञापनों के नए वॉइस ओवर के लिए नियुक्त किया, जिसकी शुरुआत S400 हाइब्रिड अभियान के एक विज्ञापन से हुई। 2013 में अमेरिकन एयरलाइंस ने चेंज इज इन द एयर शीर्षक से एक टेलीविजन विज्ञापन का अनावरण किया, जिसमें हैम की वॉइस ओवर थी। हैम अमेरिकन एयरलाइंस के नियमित यात्री हैं और उनके मैडमैन किरदार डॉन ड्रेपर अक्सर अमेरिकन एयरलाइंस जैसे ग्राहकों को जीतने की आकांक्षा व्यक्त करते थे। हैम H&R ब्लॉक आयकर सेवाओं के लिए चल रहे एक विज्ञापन अभियान में भी कई विज्ञापनों में दिखाई दिए हैं। वो कनाडा में स्किप द डिशेस के लिए चल रहे विज्ञापनों में भी दिखाई देते हैं। जनवरी 2022 में वो एवरीवन बट जॉन हैम शीर्षक से एक एप्पल टीवी प्लस विज्ञापन में दिखाई दिए, जिसमें स्ट्रीमिंग सेवा के कई ए-लिस्ट अभिनेत्रियों और अभिनेताओं को एप्पल के मूल निर्माणों में भाग लेते हुए दिखाया गया था। इसके अलावा 2022 में हैम को प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस के लिए टीवी विज्ञापनों की एक श्रृंखला में प्रवक्ता फ्लो के साथ एक अनियमित रिश्ते में दिखाया गया था। निजी जीवन। 2008 के प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में हैम अपनी तत्कालीन पार्टनर जेनिफर वेस्टफेल्ड के साथ। हैम ने 24 वर्ष की आयु में धूम्रपान छोड़ दिया था, लेकिन डॉन ड्रेपर के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें धूम्रपान करना आवश्यक था। वास्तविक सिगरेट के बजाय उन्होंने हर्बल सिगरेट पी, जिसमें तंबाकू या निकोटीन नहीं था। मार्च 2015 में हैम के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि उन्होंने हाल ही में शराब की लत के लिए इनपेशेंट उपचार पूरा किया है।
हैम ने मैडमैन के सीजन 1 की शूटिंग के दौरान विटिलिगो विकसित होने की भी सूचना दी। हैम ने स्वयं को अस्थायी पाठक बताया है। उन्होंने मार्क लेविंसन की पुस्तक द बॉक्स के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त की है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये उनके पालन पोषण और शिपिंग कंटेनरों के मानकीकरण से उनके परिवार की आय के स्रोत में आए परिवर्तन से संबंधित है। उसी साक्षात्कार में उन्होंने टॉम वुल्फ की द राइट स्टफ, डेव एगर्स की अ हार्ट ब्रेकिंग वर्क ऑफ स्टैगरिंग जीनियस, जॉन इरविंग की द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प और अ प्रेयर फॉर ओवेन मैनी और चैड हारबाक की द आर्ट ऑफ फील्डिंग के प्रति भी अपनी प्रशंसा व्यक्त की। रिश्ते। हैम 1997 से 2015 तक अभिनेत्री और पटकथा लेखिका जेनिफर वेस्टफेल्ड के साथ एक लंबे समय तक रिश्ते में थे। वेस्टफेल्ड के साथ हैम गैप से संबंधित अभियान विज्ञापनों में दिखाई दिए। अप्रैल 2009 में हैम और वेस्टफेल्ड ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी पॉइंट्स वेस्ट पिक्चर्स की स्थापना की। फरवरी 2023 में हैम ने 2 साल के डेटिंग के बाद अभिनेत्री अन्ना ओसियोला से सगाई कर ली। दोनों ने जून 2023 में कैलिफोर्निया के बिग सुर में एंडरसन कैनियन में शादी की। ओसियोला ने मैडमैन के 2015 के समापन एपिसोड में कैलिफोर्निया के तटीय रिजॉर्ट में एक फ्लावर चाइल्ड रिसेप्शनिस्ट के रूप में संक्षिप्त भूमिका निभाई थी, जहां हैम का किरदार रुका था। खेलकूद में भागीदारी। हैम सेंट लुइस ब्लूज नेशनल हॉकी लीग (NHL) टीम के कट्टर प्रशंसक हैं और टीम के 2 टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दिए हैं। वे सेंट लुइस कार्डिनल्स मेजर लीग बेसबॉल (MLB) टीम के भी प्रशंसक हैं और उन्होंने कार्डिनल्स द्वारा जीती गई 2011 विश्व श्रृंखला की आधिकारिक हाइलाइट फिल्म का वर्णन किया है। वे 2015 से अमेज़न NFL वृत्तचित्र श्रृंखला ऑल और नथिंग का भी वर्णन करते हैं। 2012 में उन्होंने नेशनल लीग के सदस्य के रूप में MLB लेजेंड और सेलिब्रिटी ऑल स्टार सॉफ्टबॉल खेल में भाग लिया। उन्होंने कार्डिनल्स का प्रतिनिधित्व किया और खेल के दौरान एक होम रन मारा। 2018 में उन्होंने सेंट लुइस ब्राउन हिस्टोरिकल सोसाइटी द्वारा प्रस्तुत वीडियो द सेंट लुइस ब्राउन द टीम दैट बेसबॉल फॉरगॉट का वर्णन किया। राजनीतिक दृष्टिकोण। 2012 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हैम ने मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा का समर्थन किया। 2014 में हैम कैरी वॉशिंगटन और केविन लव कॉलेज परिसरों में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक जनहित संदेश में दिखाई दिए। अक्टूबर 2016 में हैम ने हिलरी क्लिंटन के लिए ब्रॉडवे में आयोजित एक धन संग्रह कार्यक्रम में भाग लिया। मई 2023 में हैम ने अपने गृह राज्य के 2024 के संयुक्त राज्य सीनेट चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार लुकास कुन्से के लिए एक विज्ञापन का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने मौजूदा जोश हॉली की कथित साहस की कमी पर निशाना साधा, विशेष रूप से 6 जनवरी 2021 को कैपिटल दंगाइयों की भीड़ से भागने और छिपने के लिए। जनवरी 2024 में हैम ने कैलिफोर्निया में 2024 के संयुक्त राज्य सीनेट चुनावों के लिए एडम शिफ के अभियान का समर्थन किया और उनके अभियान की ओर से एक राजनीतिक धन उगाहने वाला ईमेल भेजा। बॉबी मोयनिहान, जन्म 31 जनवरी 1977, एक अमेरिकी अभिनेता और हास्य कलाकार हैं। वो 2008 से 2017 तक NBC स्केच कॉमेडी श्रृंखला सैटरडे नाइट लाइव के लिए एक कलाकार सदस्य और लेखक थे। SNL के अलावा उन्होंने 2017 से 2021 तक डिज्नी के डकटेल्स में लुई डक, 2015 से 2020 तक वी बेयर बेयर्स में पांडा और 2015 से 2025 तक PBS किड सीरीज नेचर कैट में हेल द डॉग को भी आवाज दी है। उन्होंने मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी 2013 और द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स 2016 और इसके 2019 के सीक्वल में भी किरदारों को आवाज दी है। उन्होंने सिटकॉम मिस्टर मेयर में जेडन क्वापिस और 2020 में इसी नाम के शो में मैंटी लोफी का किरदार निभाया है, जिसके वे निर्माता, कार्यकारी निर्माता, निर्देशक और लेखक भी हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मोयनिहान का जन्म और पालन पोषण ईस्ट चेस्टर, न्यूयॉर्क में हुआ था। उन्होंने 1995 में ईस्ट चेस्टर हाई स्कूल से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 1999 में कनेक्टिकट विश्वविद्यालय के ललित कला विद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद
मोइनिहान ने अपराइट सिटीजन्स ब्रिगेड की खोज से पहले एक शेक्सपियर कंपनी के साथ दौरा किया, जहां एमी पोलर ने उन्हें मुफ्त कक्षाओं के लिए एक बारटेंडर के रूप में नौकरी दी। उनकी पहली कक्षाओं में से एक तत्कालीन 15 वर्षीय जैक वुड्स के साथ थी। आजीविका मोइनिहान अक्सर डेरिक कॉमेडी स्केच ग्रुप के साथ परफॉर्म करते थे और उनके कई लोकप्रिय इंटरनेट वीडियो और विभिन्न प्रोजेक्ट्स में दिखाई दिए। उन्होंने ग्रुप की फीचर फिल्म मिस्ट्री टीम में एक सहायक भूमिका भी निभाई, जिसका प्रीमियर 2009 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और उसके बाद इसे सीमित सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था। 2008 के मध्य में मोइनिहान ने लोकप्रिय वेब सीरीज द लाइन में सहायक भूमिका निभाई, जो लॉन माइकल्स की प्रोडक्शन कंपनी द्वारा वित्त पोषित एक ऑनलाइन वीडियो प्रोजेक्ट था, जिसका निर्देशन एसएनएल के मुख्य लेखक और कलाकार सेठ मेयर्स ने किया था और जिसमें एसएनएल के कलाकार बिल हेडर और जेसन सुडेइकिस ने अभिनय किया था। उन्होंने कई वर्षों तक लेट नाइट विद कॉनन ओब्रायन में नियमित रूप से स्केच प्रस्तुत किए और एमटीवी के ह्यूमन जायंट के लिए एक सहयोगी लेखक थे, और पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने अपने कॉमेडी पार्टनर चार्ली सैंडर्स के साथ एसएनएल को अक्सर स्क्रिप्ट भेजी। मोइनिहान ने कॉलेज ह्यूमर वेबसाइट के लिए कई कॉमेडी शॉर्ट्स में भी अभिनय किया है, जिसमें उनकी वेब सीरीज एवरी वीक ऑन एंटोरेज भी शामिल है, जिसमें उन्होंने एंटोरेज के टर्टल की भूमिका निभाई है। 2008 की गर्मियों के दौरान मोइनिहान ने यांकीज ब्रॉडकास्टर माइकल के साथ ईएसपीएन रेडियो के एक राष्ट्रीय टेलीविजन विज्ञापन अभियान में भाग लिया। 2009 की गर्मियों में मोइनिहान ने कोल्बी कैलाट के एकल गीत फॉलन फॉर यू के संगीत वीडियो में अभिनय किया। वो द लोनली आइलैंड के 3 संगीत वीडियो बूमबॉक्स, शाय रॉनी 2 और थ्रू इट ऑन द ग्राउंड में भी दिखाई दिए। उन्होंने मर्सी में नशे के आदी कॉनरेड बेलिंगहैम के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। वो द इन्वेंशन ऑफ लाइंग, व्हेन इन रोम और सर्टेनिटी फिल्मों में भी दिखाई दिए। 2013 में उन्होंने मॉन्स्टर्स यूनिवर्सिटी में चेत एलेक्जेंडर के रूप में अपनी आवाज अभिनय की शुरुआत की, जो रोर ओमेगा रोर बिरादरी का सदस्य था। मोइनिहान ने एफएक्स एनिमेटेड कॉमेडी चोज़ेन में मुख्य किरदार को भी आवाज दी, जो 2014 में एक सीजन के लिए प्रसारित हुई थी। 2015 में उन्होंने रोमांटिक कॉमेडी फिल्म स्लो लर्नर्स मूल शीर्षक बैड बॉयज क्रेजी गर्ल्स में लेनी नामक एक प्रमुख किरदार निभाया। उन्होंने कार्टून नेटवर्क श्रृंखला वी बेयर बेयर्स में पांडा और पीबीएस किड्स एनिमेटेड श्रृंखला नेचर कैट में हेल द डॉग को भी आवाज दी। 2016 में मोइनिहान पिज्जा हट के बेकन स्टफ्ड क्रस्ट पिज्जा के एक विज्ञापन में दिखाई दिए और उसी वर्ष द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स में मेल को आवाज दी। एसएनएल के बाद उन्होंने अल्पकालिक सीबीएस सिटकॉम मी, माई सेल्फ एंड आई में मुख्य भूमिका निभाई। 2017 से 2021 तक उन्होंने डिज्नी चैनल डिज्नी एक्सडी के डकटेल्स के पुनरुद्धार में लुई डक के किरदार को आवाज दी। जून 2023 में उन्होंने डिज्नी जूनियर टीवी श्रृंखला पबस्ट्रक्शन में बॉबी बूट्स के किरदार को आवाज देना शुरू किया। 2022 से 2022 तक मोइनिहान ने एनबीसी सिटकॉम मिस्टर मेयर में अंतरिम संचार निदेशक जेडन क्वापिस की भूमिका निभाई और अपनी श्रृंखला लोफी में मुख्य किरदार मेंटी के रूप में अभिनय किया। दिसंबर 2021 में मोइनिहान ने डीसी कॉमिक्स के एंथोलॉजी स्पेशल टिस द सीजन टू बी फ्रीजन में द हॉलिडे पैक्ट नामक खंड लिखा, जिसमें फ्लैश और कैप्टन कोल्ड ने अभिनय किया। मोइनिहान ने 2022 में पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित और जूली रोवन जोच द्वारा सचित्र नॉट ऑल शीप आर बोरिंग नामक एक बच्चों की किताब जारी की। मार्च 2025 में मोइनिहान ड्रॉप आउट के साक्षात्कार पैरोडी शो वेरी इंपॉर्टेंट पीपल के सीजन 2 में डैन वेस्ली शेरॉन एपिसोड में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने उसी नाम के एक जमे हुए आदमी की भूमिका निभाई। इस अनुभाग में कई समस्याएं हैं, कृपया इसे सुधारने में सहायता करें या इन समस्याओं पर वार्ता पृष्ठ पर चर्चा करें। जानें कि इन संदेशों को कब और कैसे हटाया जाए। इस लेख में अत्यधिक जटिल विवरण शामिल हैं। सितंबर 2022 किसी जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस भाग के सत्यापन के लिए अतिरिक्त संदर्भों की आवश्यकता है। सितंबर 2022 मार्क पेन पिज्जेरिया ऊनो में वेटर है। वह रुरोनी केंशिन के सागारा सानोसुके की तस्वीर वाली टी शर्ट पहनता है और पिज्जेरिया में हमेशा छोटी मोटी बातों पर शिकायत करता रहता है।
एपिसोड की आवश्यकता है। टॉम हैंक्स द्वारा अभिनीत और डेविड एस पम्पकिंस का किरदार निभाने वाले डांसिंग स्केलेटन इन द हॉन्टेड एलिवेटर नामक स्केच में मोइनिहान ने इस स्केच और अगले वर्ष एनबीसी पर प्रसारित होने वाले एक एनिमेटेड स्पेशल का सहलेखन किया था। बात कर ले इसके बजट के बारे में, तो बजट इसका 150 मिलियन का बजट था, जैसा कि डिज्नी की सारी एनिमेटेड मूवीज़ का रहता है, और रिलीजिंग डेट 6 मार्च को इसे रिलीज़ किया गया था। बाकी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन देखा जाए तो 95 मिलियन इसका अब तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुका है, जो कि ठीक ठाक कलेक्शन है। बाकी रिकवरी अच्छी खासी ये मूवी कर लेगी। बाकी हिट का चांस थोड़ा कम ही लग रहा है बजट के और एक तरह से इसके जो परफॉर्मेंस के हिसाब से। बाकी 100 मिलियन तो आजकल में अपडेट हो ही जाएगा, 100 मिलियन तो आसानी से ये मूवी कलेक्शन कर लेगी। बाकी मैंने सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। जैसे ये OTT पर आएगी तो OTT की अपडेट भी मैं आपको बता दूंगा हमारे चैनल के माध्यम से। बाकी वीडियो को आप लाइक कर दे। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।